हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शाखा संगठन। इसमें सुनिए, जिस प्रकार मुख्य कार्यालय में विभिन्न विभाग होते हैं उसी प्रकार शाखा कार्यालय में भी विभिन्न विभाग होते हैं। बैंकों की सफलता उनकी शाखाओं की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है, अतः शाखा के विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता और लाभदायकता बनी रहे इसके लिए किसी बैंक की शाखा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, करंट अकाउंट डिपार्टमेंट, चालू खाता विभाग। इसमें सुनिए, बैंकों में अधिकतर ग्राहक चालू खाताधारी होते हैं। इस विभाग की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। चालू खाता व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों आदि द्वारा खोले जाते हैं, इसलिए बैंक को इनका उचित परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह खाता व्यापारिक उद्देश्यों के लिए खोला जाता है। इसमें रुपया जमा करने तथा निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस खाते में आहरण चेक द्वारा होता है। चेक बुक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है। इस खाते में अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान की जाती है। चालू खाताधारी को चेक तथा विपत्रों की संग्रह सुविधा, विपत्रों आदि के पट्टे की सुविधा तथा स्थायी आदेश सुविधा होती है। नंबर 2, क्लियरिंग सेक्शन, समाशोधन विभाग। शाखा कार्यालय का यह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इस विभाग द्वारा दूसरे बैंकों से प्राप्त चेकों तथा विपत्रों का समाशोधन किया जाता है। दूसरा बैंक समाशोधन कराने के लिए विपत्रों तथा चेकों के साथ सूची भेजता है, जिसमें चेकों तथा विपत्रों का पूर्ण विवरण लिखा होता है। समाशोधन लिपिक उनकी जांच करके आहर्ता अथवा स्वीकर्ता के खाते में नाम लिख देता है। जिस बैंक द्वारा वे भेजे गए हैं उसे अंतरण की सूचना प्रदान कर दी जाती है तथा उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। इस विभाग की व्यवस्था अत्यधिक सावधानी से करनी चाहिए। नंबर 3 आता है सेविंग बैंक डिपार्टमेंट, बचत बैंक विभाग। बचत बैंक में छोटी बचतों को एकत्रित किया जाता है। इस खाते के लिए विशेष नियम होते हैं। इस विभाग में कार्यरत लिपिक तथा अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन नियमों का ठीक से पालन हो रहा है अथवा नहीं। यह खाता व्यक्ति के नाम में खोला जाता है। व्यापारी, उद्योगों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों आदि के नाम में यह खाता नहीं खोला जाता। 3 महीने में केवल लगभग 25 बार इस खाते से धन निकाला जा सकता है। बचत बैंक खाते में अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान नहीं की जाती। इस खाते में सामान्यतः चेक संग्रह के लिए स्वीकार नहीं किए जाते, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ग्राहकों के लिए चेकों का संग्रह किया जाता है। नंबर 4 आता है बिल्स डिपार्टमेंट, बिल विभाग। इस विभाग में चेकों तथा बिलों का संग्रह किया जाता है। इसके कार्यों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ इनबाउंड बिल्स एंड चेक्स, आंतरिक बिलों और चेकों का संग्रह। इसमें सुनिए, आंतरिक बिलों के संग्रह से तात्पर्य उन बिलों और चेकों से है जो उसी शहर में उगाई के लिए बैंकर के पास आते हैं। जैसे ही कोई बिल अथवा चेक प्राप्त होता है, बैंकर को उस पर प्राप्ति की मोहर लगाकर रजिस्टर में क्रम से लगा देना चाहिए तथा प्राप्त होते ही उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो ग्राहक को सूचना देकर आगे निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। भुगतान प्राप्त होने पर संबंधित खाते में लिख लिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में ग्राहक को सूचित कर देना चाहिए। यदि बिना भुगतान के सुपुर्दगी का निर्देश हो तो बिल को छोड़कर अन्य दस्तावेज उचित व्यक्ति को दे देने चाहिए। बिल अथवा हुंडी अग्रसारित करने वाले बैंक को एक सूचना के साथ लौटा देना चाहिए। यदि बिल स्वीकारने पर देय विपत्र हो तो संबंधित पक्षकार को निर्देश देना चाहिए कि वह बैंक में आकर बिल को स्वीकार कर ले तथा रेलवे रसीद
अथवा जहाजी लदान रसीद की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले। बैंकर को प्राप्तकर्ता से रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे उन समस्त दस्तावेजों, रेलवे रसीद आदि का पूरा विवरण लिख देना चाहिए। संबंधित पक्षकार को दस्तावेजों की प्राप्ति की तथा देय तिथि की सूचना दे देनी चाहिए। देय तिथि को रजिस्टर में लिख लिया जाना चाहिए तथा आहारी को देय तिथि से 3 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाना चाहिए। देय तिथि यदि देय तिथि पर भुगतान प्राप्त नहीं होता तो पक्षकार को तुरंत सूचित कर दिया जाना चाहिए तथा निर्देश प्राप्त कर लिया जाना चाहिए कि क्या भुगतान की अपर्याप्तता के लिए प्रमाणन कराया जाए। यदि इस प्रकार की अप्रतिष्ठा के लिए प्रमाणन कराया जाए तो नोटरी पब्लिक की सेवाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। नंबर 2 आता है कलेक्शन ऑफ आउटवार्ड बिल्स एंड चेक्स। बाह्य बिलों तथा चेकों का संग्रह। बाह्य बिलों तथा चेकों के संग्रह से तात्पर्य ऐसे बिलों तथा चेकों के संग्रह से है जो उस नगर के बाहर के बैंकों अथवा पक्षकारों पर आधारित हो। बाह्य चेक अथवा बिलों के संग्रह के लिए प्राप्त होने पर उस पर निम्न वाक्य की मोहर लगा देनी चाहिए। धनराशि वसूल होने पर जमा की जाएगी। अन्य मोहर भी लगा देनी चाहिए जिसमें अंकित हो जो मद बैंक पर अदा योग्य नहीं है, बिना किसी उत्तरदायित्व के जमाकर्ता की जोखिम पर स्वीकार किए जाते हैं कि चेक अलग अलग कर देने चाहिए तथा उन्हें क्रमानुसार रजिस्टर में चढ़ा लेना चाहिए। एक स्थान के चेकों को एक साथ रखकर तथा संग्रह सूची में चढ़ाकर संबंधित स्थान को भेज देना चाहिए। प्रत्येक बिल को सूची में अलग अलग चढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक के लिए अलग से निर्देश देने होते हैं। यदि भुगतान करने वाले बैंक में देरी होती है तो इस संबंधों से याद दिलाया जाना चाहिए। यदि भुगतान 1 महीने तक ना हो तो दस्तावेजों को वापस मांग लेना चाहिए तथा ग्राहक को वापस कर देना चाहिए। स्वीकृति पर देय लेखों को रजिस्टर में अंकित कर लेना चाहिए और उस पर देय तिथि लिख देनी चाहिए। यदि देय तिथि पर भुगतान ना हो तो धनराशि पक्षकार के खाते में नाम लिख देनी चाहिए तथा उसे सूचित कर देना चाहिए। नंबर 3 आता है डिस्काउंटिंग द बिल। बिलों का मति काटे पर भुगतान। जब किसी बिल का धारक उसकी परिपक्वता की तिथि से पूर्व उसकी धनराशि प्राप्त करता है तो वह उसका मिति काटे पर भुगतान प्राप्त कर सकता है। ऐसा भुगतान करते समय बैंक कुछ धनराशि उसमें से काट लेता है, उसे कटौती कहा जाता है। बिल की कटौती के लिए स्वीकार करते समय बैंकर को आहर्ता तथा आहारी की आर्थिक स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। बैंकर को ग्राहकों के लिए पहले कम साख सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा बाद में उसे बढ़ा देना चाहिए। प्रारंभ में प्रलेखी बिलों को स्वीकार करना चाहिए। तृतीय पक्षकारों के चेक विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किए जाने चाहिए। रेलवे रसीद तथा जहाजी बिल को ठीक प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। बिल को रजिस्टर डाक से भेजा जाना चाहिए। यदि बिल को प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त न हो रहा हो तो आहर्ता को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए तथा उसके निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। प्रत्येक दिन भुनाए गए बिलों पर ध्यान रखना चाहिए तथा इस बात को देख लेना चाहिए किसी भी स्थिति में भुनाए गए बिल साख सीमा से अधिक ना हो। यदि दूसरी ओर से बिल का भुगतान 20 दिन में नहीं होता तो उन्हें वापस मंगा लेना चाहिए तथा पक्षकार को सूचित करते हुए धनराशि उसके नाम में लिख देनी चाहिए। स्वीकृति पर देय लेखों को सामान्यतः हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 5 आता है कैश डिपार्टमेंट यानी कि रोकड़ विभाग। इसमें सुनिए, रोकड़ विभाग बैंक का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इस विभाग की कार्यप्रणाली पर बैंक की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इस विभाग के कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के संपर्क में आते हैं। इस विभाग के कर्मचारी को व्यवहार कुशल तथा विनम्र होना चाहिए। दिन प्रतिदिन के कार्यों में उसे बैंकिंग व्यवहार से संबंधित अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करना चाहिए। खिड़की पर वास्तविक रूप में भुगतान करने से पूर्व कम से कम 2 बार रोकड़ की जांच कर लेनी चाहिए। बैंकिंग अवधि के पश्चात चेकों का रोकड़ में भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। रोकड़ प्राप्ति करते समय जमा पर्ची के पीछे धनराशि का पूरा विवरण
लिख लेना चाहिए। रोकड़ में किसी प्रकार की कमी अथवा अधिकता होने पर सारा भुगतान तथा प्राप्तियों की जांच करनी चाहिए तथा गलती का पता लगाने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। कमी को उच्चन खाते में डेबिट कर देना चाहिए तथा डेबिट प्रमाणक की पीठ पर जिम्मेदार रोकड़िया के हस्ताक्षर करा लेने चाहिए, क्योंकि उसे ही उस कमी की पूर्ति करनी होगी। अधिकता की स्थिति में जांच करने पर ग्राहक का पता लगने से संभावना रहती है, क्योंकि अधिक जमा धन किसी ग्राहक का ही होगा जिसे ग्राहक को ही वापस करना होगा। यदि गलती का पता नहीं लग पाता तो अधिक धनराशि से उच्चन खाते को क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक रोकड़ी अपनी रोकड़ के लिए जिम्मेदार होता है। रोकड़ बॉक्स अथवा अलमारी शाखा प्रबंधक तथा मुख्य रोकड़िया के संयुक्त अधिकार में होनी चाहिए। अलमारी अथवा रोकड़ बॉक्स की दूसरी चाबी सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का प्रबंध। इसमें सुनिए, बैंकिंग कंपनी एक सामान्य कंपनी की भांति राजनियम के अंतर्गत नियमित एक व्यक्ति है। वह कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं। वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे अपने सारे कार्य अपने एजेंटों अथवा अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही करने पड़ते हैं। जिन व्यक्तियों द्वारा कोई बैंक अपने कार्य कराता है उन्हें संचालक कहते हैं। संचालकों को सामूहिक रूप में संचालक मंडल के नाम से पुकारा जाता है। बैंकों के संगठनात्मक ढांचे में संचालकों का महत्वपूर्ण स्थान है। संचालक मंडल के पास बैंकों के कार्य संचालन के लिए उच्चतम सत्ता निहित होती है। बैंक जनता के पैसे में व्यवहार करते हैं और बैंकों की सारी सफलता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंकों के संचालकों के विभिन्न उत्तरदायित्व हैं। बैंक के अंशधारी निक्षेपकर्ता तथा सरकार संचालकों से अपेक्षा करते हैं कि वे कोषों का दक्षता से विनियोजन करें तथा बैंक कार्यों को लाभदायकता के साथ संचालन करें। भारत में संचालक मंडल के संगठन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 10(1) में व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसमें व्यवस्था यह है कि संचालक मंडल में कम से कम 51% ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें लेखा विधि, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता अर्थव्यवस्था, वित्त कानून, लघु उद्योग तथा अन्य ऐसे मामले जो बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो। इनमें 51% कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे ही हों जिन्हें कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता तथा लघु उद्योगों का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।